जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित टेस्ट सीरीज वाला जो सीरीज चला रखी थी मैंने, ठीक है, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है। देखिए इसमें भी 140 क्वेश्चन है इसमें भी, ठीक है, और आपको जो भी इसमें प्रश्न मिलेंगे वो बहुत ही स्टैंडर्ड वाले प्रश्न हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आरओ के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। आप भी लगाइए इसको, साथ में हल कीजिए। इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रश्न गलत होते हैं उनका नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए बार बार। यही है आपका जो टारगेट मैंने बताया है, उस चीज़ को आपको टारगेट जो है आपको अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जैसे कि आपने यूथ वाले जो सीरीज़ मैंने कराई थी, 5 टेस्ट मैंने हिंदी और जीएस दोनों के 5-5 यानी 10 टेस्ट करवा दिए हैं। उसमें प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उसको देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण उसमें भी प्रश्न करवाए हैं। प्रश्नों के साथ साथ मैंने जो व्याख्या की है वो व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको व्याख्या भी बताई है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आप साथ में प्रैक्टिस करिएगा, बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं इसको रोक दूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नेक्स्ट जो भी सीरीज़ है, इसके करीब मेरे हिसाब से 8 या 9 टेस्ट आ गई हैं, ठीक है। तो वो मैं फटाफट करवा दूँगा अगर आप लोग इस पर रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें आगे नेक्स्ट। देखिए इस टेस्ट सीरीज़ की खास बात क्या है? खास बात ये है इसमें कि आपको इसमें जीएस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, उसके साथ आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगा। और इसमें जो टेस्ट सीरीज़ में है ये जनवरी 2023 से शुरू होगा, यानी कि पहले में आपको जनवरी का मिलेगा टेस्ट, जो करंट अफेयर्स है। इसके बाद जो आएगा वो फरवरी का, और ऐसे कंटिन्यूअस मतलब चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है विद करंट अफेयर्स अच्छे से, ठीक है। यूथ वाले में भी अच्छा करंट अफेयर्स दिया हुआ था, इसमें और बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। तो आपका अगर दोनों कवर करेंगे तो बहुत अच्छा आपका जो है वो प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यकीन मानिए अगर आपको 85 प्लस नंबर ले आने हैं तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है भैया, मैं इसीलिए बोलता हूँ। 2 चीज़ अगर आप करते हैं, क्या, एक रिवीजन जो आपने कुछ टेस्ट वो बना रखा है, आपका जो नोट्स है वो शॉर्ट नोट्स, और दूसरा आपका अभ्यास, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ आप करेंगे तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी, ठीक है। टेक्निकल रूप से आप जो है सही चीज़ करेंगे अगर ये करते हैं तो, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं हम इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ये आपका पहला प्रश्न आता है इसमें, ये वाला। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए इसमें पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो बिल्कुल सही है ये, ठीक, याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक है ये, एकदम ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इस एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल उसके अधीन कर दिया गया। यानी कि जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो ये जो किया तो गया था ये, लेकिन ये कब किया गया था? ये इस एक्ट के थ्रू नहीं, 1773 वाले एक्ट के थ्रू किया गया था, ठीक है। इस एक्ट के बारे में कुछ थोड़ा जान लीजिए, इसके बारे में जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके बारे में क्या है। पहली बात तो एक चीज़ ये जानिएगा कि इसी जो एक्ट है इसी के तहत उपहार लेना, जो कंपनी के कर्मचारी थे, उपहार लेना बंद किया गया इस पर, ठीक है, रोक लगाई गई, प्रतिबंधित किया गया। 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 6 सदस्यीय, याद रखिएगा, कई बार पूछता है कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे उसमें, ठीक है। और वो जो सदस्य थे वो वहाँ जो ब्रिटेन के जो राजा, ठीक है, होते थे वही उनको नियुक्त करते थे उसमें, ये याद रखिएगा। कंपनी का जो व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप थे वो उनको अलग अलग कर दिया गया। यानी कि कंपनी का जो व्यापार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो राजनीतिक मामले थे अदर देन जो व्यापार के थे वो आपके अलग, ये बीओसी जो देखता था, ये देखता था बीओसी, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई अभी। एक बीओडी आपको पता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कब बना था? ये 1773 वाले एक्ट के थ्रू बना था, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें करेक्ट वाला कौन सा होगा? करेक्ट वाला आपका केवल एक होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, रेगुलेटिंग एक्ट भी बता दिया मैंने आपको थोड़ा बहुत। इसी के तहत जो है सबसे पहला जो बंगाल जो गवर्नर था उसको
गवर्नर जनरल बनाया जाता है, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें 1773 के जो एक्ट आया था उसके थ्रू ये सब किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला जो गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय। देखिए एक दो चीज़ यहाँ से क्लियर करना चाहूँगा मैं आपको। पहली कि वायसराय क्या था और गवर्नर जनरल क्या था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, समझ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। देखिए गवर्नर जनरल क्या था कि जब वो कंपनी के मतलब हेड के रूप में काम करता था तो वो गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ पे किसी देसी रियासत से, यहाँ के जो राजा थे भारत के, देसी रियासतें थी, उनसे अगर कोई उसको संधि करनी है, कोई बात करनी है या जो भी है, उससे मिलना है, जो भी है, तो वो एज अ वायसराय मतलब उसकी जो पदवी थी वो चेंज कर दी गई थी, एज अ वायसराय कर दिया गया था। तो वो एज अ वायसराय मिलता था उनसे। और कब किया गया था ये, तो 1858 का जो एक्ट आया था, जिसको कि गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, गुड गवर्नेंस एक्ट। तो उसी के तहत ये किया गया था। 1757 का जो वो हुआ था, विद्रोह हुआ था, उसके बाद ये सारी चीज़ें परिवर्तित हुई थी। यहाँ का शासन जो है वो क्राउन के अधीन चला गया, कंपनी से छीन करके क्राउन के अधीन कर दिया गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो इस प्रश्न का उत्तर है वो सीधे इसमें आता है कि लॉर्ड कैनिंग था, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था भारत का। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। तो पूछा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए इसमें जब मैं पढ़ा इसको, तो इसमें तो मतलब इसमें सारे ही वो थे। इसमें एक मतलब ये जो नहीं वाला मैंने लिखा है ना, इसी वजह से बोल रहा हूँ कि इसमें क्या है कि सभी सही थे एक छोड़ के। तो इसमें सुमेलित है करके पूछा, तो सुमेलित तो सारे ही थे, ठीक है, एक को छोड़ करके। तो ये थोड़ा प्रश्न को मैंने इसमें सही किया है, ठीक है। तो ये सुमेलित नहीं है। तो लियाकत, ये वित्त ठीक है, जगजीवन राम श्रम ठीक है, और ये बलदेव ये भी जो है रक्षा, ये भी ठीक है। लेकिन जो ये रेल वाला है, रेल वाला ये अरुणा आसफ अली का था, ठीक है, याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली, ठीक, अरुणा आसफ अली, ठीक है। और ये जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि दिया गया था, ठीक है, विधि। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में थोड़ा सा देखिए, वीडियो में थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्बेंस मिले आपको, क्योंकि दीपावली का समय, त्यौहार का टाइम है, तो बच्चे पटाखे उठाखे छुड़वा रहे होंगे। बहरहाल इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, तो आप उसको बेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें बताया गया है अगला प्रश्न, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है। तो देखिए इसमें ये तीनों ही संबंधित हैं। कैसे संबंधित है वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये 21वां, ये पहली बात तो ये जानिए कि 8वीं अनुसूची है क्या, ठीक है। पूछ रहा है कि 8वीं अनुसूची से संबंधित है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि 8वीं अनुसूची संबंधित किससे है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो वो राजभाषा से संबंधित है, ठीक है, जो राजभाषाएं हैं भारत की, उनके विषय से संबंधित है ये। और 22 राजभाषाएं हैं, अभी आपको पता है। लेकिन शुरुआत में कितनी थी, शुरुआत में जब इनिशियली जब अपना संविधान लागू हुआ था, जब बना था, अंगीकृत हुआ था, तब उसमें सिर्फ 14 भाषाओं को ये राजभाषा का दर्जा दिया गया था। लेकिन उसके बाद इसमें 8 भाषाएं जोड़ी गई। और कब कब जोड़ी गई, तो इन्हीं संशोधनों के माध्यम से, जब जब ये लिखा हुआ है, इन्हीं के माध्यम से ये भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। जैसे कि 21वें में आपके सिंधी जोड़ी गई, याद रखिएगा, सिंधी, ठीक है। इसमें जो है आपका कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी ये है, ठीक है। और इसमें आपका BDMS ये याद रखिएगा, 4 3 7 1 8, ठीक है। BD से ये बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों याद रखिएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, याद रखिए। और ये पूछता है, ये मैचिंग में आ जाता है कभी कभी, ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें जो है आपको करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से गृहीत नहीं किया गया है। तो देखिए कौन सी है जो नहीं किया गया है। तो ये देखिए, राज्यों के ये निर्वाचन, ये मनोनयन पद्धति, ये राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति और DPSP। तो देखिए DPSP तो 100% है कि ये लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आपका कहाँ से, आयरलैंड के उससे लिया गया है। राज्यसभा में राज्यों का मनोनयन भी यहीं से लिया गया है। लेकिन ये निर्वाचन जो है ये आपका आयरलैंड से नहीं है, याद रखिएगा। ये आपका कहाँ से है, ये आपका
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये तीन तो हैं, ये तीनों तो हैं, ये साउथ यहाँ से आयरलैंड से। ये जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है ये आपका साउथ अफ्रीका से, याद रखिएगा। पॉलिटी में मैंने ये सब करवाया हुआ है, और ताबड़तोड़ सीरीज वाले में भी मैंने करवाया है। ठीक है, ताबड़तोड़ सीरीज और पॉलिटी वाले ये सब देख लीजिए, दुनिया भर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर विजिट कीजिए आप एक बार, देखिए मैंने बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं। ठीक है, और ताबड़तोड़ सीरीज़ तो मतलब बेहतरीन है। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है लोगों का। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्तियों में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी? तो कौन सी जो सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी? तो ये रोपड़, याद रखिएगा, रोपड़ जो है ये पंजाब में पड़ता है बेसिकली। ठीक है, और ये पहला स्थल हड़प्पा स्थल है जिसका कि स्वतंत्रता के बाद इसका खनन प्रारंभ हुआ था। तो ये याद रखिएगा, अभी ये पेट वाले एग्जाम में आया था ये प्रश्न। ठीक है, बाकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो अलग अलग नदियाँ हैं वो हैं, जैसे कि आप हड़प्पा आपको पता है कि रावी नदी है। ठीक है, रावी नदी। ठीक है, कालीबंगा आपका ये घग्घर पे है। ठीक, ठीक है, तो ये अलग अलग हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, तो आप उसको थोड़ा सा मतलब बेयर कीजिएगा, क्योंकि बच्चे हैं सब, मतलब लगे हुए हैं अपना। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर बस। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? तो देखिए चेनाब, झेलम, सिंधु, ये तो आप सिंधु का जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें तो था ही था। ठीक है, सिर्फ ये जो गंगा नदी है यहाँ पे नहीं था। ठीक, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अनुच्छेद 324 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता? तो याद रखिएगा, इसमें जो दिए हुए हैं जितने भी ये आपके ये दिए हुए हैं निर्वाचन, इनमें से पहला जो ये पंचायत और नगर निगम वाला है ये नहीं कराया जाता, ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा, बाकी ये जो है ये सभी जो है आपके निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही करवाए जाते हैं। ठीक है, देखिए अब सूची यहाँ पे मैच करना है। देखिए इसमें थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आपको बढ़िया से दिखेगा। आप लोग भी कमेंट करिएगा, ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इसमें से। देखिए इसमें एक चीज़ ये याद रखिएगा, इसमें हिंदी में दिया हुआ है, मैं अंग्रेजी में बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ है वो। तो पहला है ये आई है। ठीक है, आई, एच है ये, दूसरा वाला एच है, तीसरा आपका ये जी है, और चौथा ये आपका डी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 371 डी, 371 जी, 371 एच और 371 आई। तो ये याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। वैसे ये सारे ही मैच्ड हैं, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, ये सारे ही मैच्ड हैं। ठीक है, ये भी ये भी ये भी ये भी सब मैच्ड है एक दूसरे के सामने। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, अगर वो आपको ट्रिक अच्छी लगे तो याद कर लीजिएगा। जैसे ये 371, 371, एक मिनट, 371 ए, बी, सी, डी, ई को छोड़ दीजिएगा, एफ, जी, एच, आई, जे, के, तो जे के। ठीक है, अब इसको आप ऐसे याद रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ, ना, मा, स, मा, जाके। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगर ऐसे याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद आएगा। ठीक है, कैसे याद आ जाएगा, देखिए एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें अगर आपको याद आ जाए, ठीक है, तो देखिए इसमें इसमें जो है मैंने बताया आपको, ये ना मास मा जाके, ऐसे हिंदी लिख दे रहा हूँ तो ना मास मा जाके। ठीक है, अब मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया है, बता देता हूँ, स्टेट लिख दे रहा हूँ, आपको याद रहेगा। जैसे आप ये नागालैंड, ठीक है, असम, मणिपुर, इनको एक दो बार याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो है ना। फिर यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, फिर ये आपका सिक्किम, ठीक है, फिर आपका ये मिजोरम, ठीक, फिर अरुणाचल, यहाँ पे गोवा, फिर ये आपका कर्नाटका। ठीक है, कुछ चीज़ें तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे जे, जी जे, जे जी, ऐसे करके, के ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जे के, ठीक, ये वाले जो हैं जे के, यानी कि गोवा और के, ये जो ये ना गोवा आई हो जाता है, आई जी करके भी याद कर सकते हैं आप, आई जी। ठीक है, आई जी भी करके याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब आप अगर याद करना चाहेंगे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, और दो चार बार देखेंगे तो याद रहेगा आपको। ठीक है, नामाज़मा जाके ऐसे करके याद रखना आप। ठीक, आई के साथ आई जी, जैसे होता है ना कि आई जी बोलते हो ना आप, आई जी जोन, ऐसे करके याद रखिए, यानी कि आई और गोवा, ऐसे याद रखिएगा। जे के, यानी कि जे के टेम्पल है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं।
बहुत सारे तरीके हैं, बस आप याद करने का वो रखिए बस आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये आपका जो आर्टिकल 64 है उसमें दिया हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होता है, ठीक, याद रखिएगा, जैसे राष्ट्रपति वैसे उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है, तो बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें तीनों कथन सत्य हैं, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने के अंदर ही मतलब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। 60 में उसका जो है पदावधि और ये सारी चीज़ें लिखा गया है। फिर इस 61 में आपका महाभियोग के बारे में लिखा गया है, और उसमें कहा गया है, क्या क्या कहा गया है, जैसे 61 में कि सिद्ध ये साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता, तो इसके ऊपर नहीं है भैया। संविधान के अगर वो अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करते हैं तभी उनके ऊपर क्या चला जाएगा, महाभियोग चलाया जाएगा, ठीक है, इम्पीचमेंट, याद रखिएगा। तो इसमें केवल जो है वो एक कथन एक सही है, बाकी नहीं सही है, ठीक। चलिए केवल एक। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के बारे में सत्य नहीं है? देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए मौलिक कर्तव्य, पहली बात तो मैं बताता हूँ कि मौलिक कर्तव्य जो है वो आपके मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके थ्रू ये जोड़े गए थे, और उसमें और भी क्या क्या चीज़ें हुई थी, मतलब उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये याद रखिएगा, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि मतलब लघु संविधान, इतना बड़ा संशोधन हुआ था उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें बदली गई थी, याद रखिएगा। जैसे उसी संविधान संशोधन में आपके जो प्रस्तावना है, अपनी जो संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे ये याद रखिएगा, SSI, यानी कि सोशल, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 चीज़ जोड़े गए थे। और एक ट्रिक है याद करने का, SSID, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सोशल, सेकुलर, इंटीग्रिटी और आपका ड्यूटीज़, ये चारों चीज़ जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे, और ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश से जोड़े गए थे। ये जो मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य, ये याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी, इसका नाम भी पूछा गया है प्रश्न इसमें आपके परीक्षाओं में, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सत्य नहीं, पहला मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये मूल संविधान का हिस्सा इसमें बोल रहा है, जबकि मैंने पहले बताया कि आपको ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं रहा है, ये नहीं था, ये जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है, तो पहले वाला गलत हो गया, बाकी सही इसमें है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का, अच्छा इसमें और एक दो चीज़ देख लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। जैसे ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, यानी देखिए और चीज़ मैं बता देता हूँ, अब याद ही आ गया, तो ये भाग सही लिखा हुआ कि भाग 4 का में है, और अनुच्छेद है 51 का, ठीक है, या ए, ठीक, सोवियत संघ से लिया गया है, ये बिल्कुल फिट है, एकदम सही है, ठीक है। इसके बारे में एक चीज़ और जानिए, ये जो संविधान, ये जो कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन, ये तो है ही है, इसके अलावा इसमें जो है ये तो 11वां था, 10 जोड़े गए थे, लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिर्फ 8 की सिफारिश की थी, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिफारिशें की थी वो सिर्फ 8 की ही की थी, और उसमें लेकिन जब फाइनली हुआ तो उसमें 10 जोड़े गए, और 11वां ये जोड़ा गया आपका 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है? देखिए रिट कौन जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यही दो हैं जो रिट जारी करते हैं। और रिट कब जारी किया जाता है? रिट तब जारी किया जाता है जब आपके मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार, फंडामेंटल आपके राइट्स जो हैं वो अगर वायलेट होते हैं, उनका अगर हनन होता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली। कौन सा अनुच्छेद याद रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है, 32 पूछा गया है कई बार, और अनुच्छेद आपका ये 226, ये आपका हाई कोर्ट, तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें प्रश्न पर आते हैं कि ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें से है कि जो लंबित मुकदमों को
मतलब अधीनस्थ न्यायालयों से वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने के लिए बोलता है। तो ये उत्प्रेषण है, थोड़ा नाम से भी आप समझ में आ सकता है। उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा होता है क्यो वारंटो, जिससे कि मतलब बोला जाता है ना कि किस अधिकार से आप किस पद पर हैं, किसी जो सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, ज़बरदस्ती कोई ऐसे घुस गया या जो भी रहा मतलब उस टाइप से, तो वो उसको पूछ सकता है। परमादेश, मैंडमस, आदेश दे सकता है सार्वजनिक जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं उनको आदेश भी दे सकता है कि ऐसा करिए, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप। अगर वो कहीं कोई जो सिविल मतलब सर्विस में अगर कोई बात व्यवधान डाल रहा है तो वो पूछ सकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और आप ऐसा करें, ऐसा करके भी है। प्रतिषेध भी इसी से संबंधित है। ये उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों ही आपका ये अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसकी 4 के अलावा टोटल 5 रिट दोनों जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5वीं जो पहली रिट वही है, हैबियस कॉर्पस बोलते हैं ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई किसी व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया बिना कुछ बताए और मतलब कैसे भी करके, तो उसके जो जानकार लोग हैं, उसके नातेदार, रिश्तेदार या उनके घर वाले जो भी हैं, वो सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि भैया मेरे मतलब घर वाले को, मेरे बेटे को, बेटी को या जो भी है उसको जो है पुलिस ने ऐसे पकड़ लिया है और कुछ बताया नहीं, कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जो है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि मतलब एकदम साबुत तरीके से उसको ला करके सही तरीके से कोर्ट में पेश करना पड़ेगा उसको, ठीक। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये समझ गए होंगे आई होप। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। तो देखिए ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो उसमें अनन्य अधिकार होता है, किसका? राज्यसभा का, ठीक है, अनन्य अधिकार होता है और वो 312 के तहत। तो ये विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है, याद रखिएगा। 2/3 बहुमत होता है विशेष बहुमत, ठीक, याद रखिएगा ये चीज़ को। इसमें उसका अनन्य अधिकार होता है, ठीक है। ये कई बार पूछा भी गया है दूसरे तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए जो डीपीएसपी बोलते हो ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसी को बोलते हैं डीपीएसपी। तो इसमें देखिए कुछ काम कुछ दशाओं में काम शिक्षा, ये आर्टिकल आपका 41 है, ये बिल्कुल ठीक है। ये 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, देखिए ये 6 से 14 नहीं है, 0 से 6 वाला है इसमें, ठीक है, आर्टिकल 45 में, ठीक है। लोक स्वास्थ्य वाला ये भी है डीपीएसपी आपका किसमें? आर्टिकल 47 में, और ये आपका 48A में है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण वाला। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा यही वाला, क्योंकि इसमें 0 से 6 की बात की गई है, 6 से 14 की नहीं, 0 से 6 वर्ष की बात की गई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए 2 कथन और कारण है। देखिए महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्श होता है। देखिए विधि परामर्श तो होता है लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं होता है, ये याद रखिएगा। पूर्णकालिक नहीं होता है, उसको अपनी जो प्रैक्टिस है, वकील वगैरह करते हैं ना प्रैक्टिस, वो कर सकता है वो, ठीक। तो वो चीज़ याद रखिएगा। तो जब पहला गलत हो गया तो एक इसमें जब ऑप्शन आप देखेंगे एग्जाम हॉल में, आपको क्या करना है, अगर आपको पहला सीधे सीधे गलत दिख रहा है ना, तो ए गलत आर सही, आपको दूसरा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ए सही ए गलत आर सही, मतलब लगाइए टिक, आगे बढ़िए, ठीक। तो ये याद रखिएगा। दूसरा पढ़ लेते हैं आप अपने मतलब जानकारी के लिए कि क्या कह रहा है दूसरा। तो दूसरा कह रहा है कि ये देखिए, इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये ठीक है, ठीक है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक। और 11वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी? तो याद रखिएगा ये 73वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसी के थ्रू ये जोड़ी गई थी। ये तो हो गई पंचायत से संबंधित। जो नगरीय निकाय होते हैं उनसे संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो वो 12वीं अनुसूची है, ठीक है, 12वीं अनुसूची है। और वो भी कब जोड़ी गई थी? वो भी 92 में ही जोड़ी गई थी, 74वें संविधान संशोधन से 1992 में। और उसमें कितने विषय हैं कुल? तो उसमें 18 विषय हैं, ठीक। ये याद रखिएगा, कई बार मैचिंग में पूछा है ये। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो ये कहाँ वर्णित है? ये आर्टिकल 153 में वर्णित है। और इसके साथ ये कब मतलब ये चीज़ क्लॉज ऐड किया गया था? तो ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके थ्रू ये वहाँ पर ये ऐड हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, 7वां संविधान संशोधन। सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक किसका ये विभाग था? ये देखिए बरीद ए मुमालिक जो है, बरीद क्या होते थे? तो बरीद जो है ये गुप्तचर होते थे, ठीक है, गुप्तचर होते थे। तो इनका याद रखिएगा,
ये और उनका जो ममालिक होता था उसी को बारीदी ममालिक बोलते थे। तो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख यानी उसका जो प्रमुख हो गया वो, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। पत्राचार जो सरकारी पत्राचार होता था तो दीवान इंसा बोलते हैं उसको, दीवान ए इंसा, ठीक, ये याद रखना, दीवान ए इंसा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। पुस्तक और लेखक, इसमें दिया गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। देखिए फिरदौसी ये ठीक है, श्री कृष्ण विजय ये भी मालाधर बासु ठीक है, तहकीके हिंद ठीक है, ये अलबरूनी, ठीक। रेहला उद्बी की नहीं है, ये रेहला आपकी इब्न बतूता की है, ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता क्या है, इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया हुआ एक विदेशी यात्री था, ठीक है, जो कि आया किसके टाइम पे था ये, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था ये, ठीक। और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, पूछा भी गया है ये, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इसको, और इसी को इब्न बतूता को चीन में अपना राजदूत बनाकर भी भेजा था। तो ये भी याद रखिएगा, कई सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया। तो देखिए इसमें से ताजमहल उसने बनवाया, लाल किला भी बनवाया, ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली की बनवाया, लेकिन ये आगरा फोर्ट नहीं बनवाया। आगरा फोर्ट ये आपका अकबर द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, कब, 1574 में, ठीक, 1574 में ये अकबर के द्वारा, ये डेट शायद ईयर में अगर इसमें शायद 1564 है, ये मैं अभी आगे बता दूंगा आपको, ठीक है, ये याद रखिएगा, लेकिन इसमें याद रखिएगा ये ध्यान रखिएगा ये कब कब बनवाया गया था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये डेट ठीक है, ठीक है, 1574, ठीक है। और ये जो अगले ये है ना 1600, ये जो अदर वाले हैं, जैसे ये ताजमहल आपका, ये ताजमहल जो है 1648 में बना, ठीक है, लाल किला भी उसी टाइम पे बना 1648 में, जामा मस्जिद याद रखिएगा 1656, ठीक। ये डेट इसलिए बता दे रहा हूँ, कई बार क्रोनोलॉजी दे देता है, क्रम वार लगाने के लिए दे देता है, कब कौन पहले बना था कौन बाद में, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए इसमें देखिए सोशल निम्नलिखित में से निम्न पर विचार करना है और इनको सही कालानुक्रम, इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, और अगर आपको ईयर नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरीके से इसको हम लगाएं, छोड़ देंगे आप। लेकिन ये प्रश्न बहुत ईजी होता है अगर आपको ईयर पता है। देखिए जैसे सोशल सर्विस लीग, ये NM जोशी इससे संबंधित रहे हैं, उनके द्वारा ये किया गया था, बनाया गया था, ये 1911 है, ठीक। स्वराज पार्टी आपको पता है कि ये 1923 में मोतीलाल नेहरू और जो आपके चित्तरंजन दास थे, इनके द्वारा ये बनाई गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये जो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में स्थापित की गई थी संस्था, ठीक है। नौजवान सभा ये 1926 में बनी थी, ठीक है, भगत सिंह वगैरह इसके सदस्य रहे हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, अगर इस हिसाब से आप बनाएंगे इसको, तो ये आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है, बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये याद रखिएगा, तहकीकात कमेटी बनी थी किसके लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये, ठीक है। रॉलेट एक्ट पारित किया था, नो वकील नो दलील नो अपील, ये उस एक्ट में था। तो उसी के विरोध में ये पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, पंजाब में भी प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे कर रहे थे अपनी जो सभा कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनको वो करने के लिए, छुड़ाने के लिए, मतलब इस तरीके की सभाएं वगैरह की जा रही थी, और वहाँ पे पहुंचकर जनरल डायर ने वहाँ पे मतलब ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां चलवा दी थी, जिससे कि ये घटना हुई। तो याद रखिएगा, इसकी जो तहकीकात कमेटी जो बनवाई थी कांग्रेस ने, कि जांच करने के लिए बेसिकली हुआ क्या और कितने लोग वहाँ पे कितने जान माल का नुकसान हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से तहकीकात कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, और उसमें बताया था कि बहुत सारे लोग मारे गए, 1000 से ऊपर लोग मारे गए। लेकिन एक अंग्रेज़ों द्वारा भी एक कमेटी बनाई गई थी, उसका याद रखिएगा, हंटर के अध्यक्षता में, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से यहाँ भी अभिकथन और कारण है। देखिए चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। मेटकाफ लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था, तो ये दोनों सही हैं, और ये इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए इस तरीके से जो रीज़न और असर्शन वाले ये जो प्रश्न होते हैं, इनको ऐसे पढ़ा करिए। देखिए अभिकथन को पढ़िए पहले, जैसे चार्ल्स मेटकाफ
समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि, अब ये जो कारण लिखा हुआ है वहाँ लगा दीजिए क्योंकि पढ़ने के लिए, क्योंकि मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो ये कारण है, इसी वजह से इसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये तरीका है इसको हल करने का, ठीक, तो याद रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें यहाँ पे पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं और यहाँ लेखक संपादक देखिए, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सही है, कौन कौन क्या है। देखिए, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये जवाहरलाल नेहरू की ही है, ठीक है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये भी ठीक है, लाला हरदयाल की, ये भी पेट में आया था। ए नेशन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, और हमदर्द ये आपका मोहम्मद अली की है, ठीक है। ये अगर इस तरीके से देखिए, बच्चे जो है एकदम मतलब बम ताबड़तोड़ तरीके से फोड़े जा रहे हैं। देखिए, इसमें अगर ये देखेंगे, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा बी वाला, ठीक है, 1 2 4 3, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवनार आंदोलन लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है? ये आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। ये कब शुरू हुआ था? तो भैया ये 1940 में शुरू हुआ था, ठीक है। और पहले सत्याग्रही जो थे उनका नाम भी याद रखिएगा। पहले सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, ये थे विनोबा भावे, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा। दूसरे भी पूछे जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, शायद आपको कहीं ना मिले। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था, तो बिल्कुल सही है, ये समाप्त कर दिया गया था, इसमें कोई मतलब डाउट है ही नहीं, ठीक, याद रखिएगा। ये जो 15-17 के बीच में हुआ था, ये 1815-17 के बीच में, उसी समय समाप्त कर दिया गया था, ठीक। पेशवा बाजीराव द्वितीय मतलब अंतिम पेशवा थे, तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों कथन ये एकदम सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों तथा तत्कालीन शासकों के युग्मों का सही सुमेलित करना है। देखिए कि कौन किसके समय पर आया था, किसके काल में आया था। तो निकोलो कोंटी जो आया था वो देवराय प्रथम के टाइम पे आया था। नूनीज अच्युतराज के टाइम पे आया था, बिल्कुल सही है। ये आपका डोमिंगो पायस, ये आपका कृष्णदेव राया, ये डोमिंगो पायस और बारबोसा ये भी जो है इन्हीं के टाइम पे आया था, याद रखिएगा। अब्दुल रज़ाक आया था जो फारस का, वो आया था देवराय द्वितीय के समय पे, ठीक, याद रखिएगा। तो ये देखिए, इसमें जो ये नूनीज़ है, ये आपका ये पायस हो गया, बारबोसा हो गया, ये सब पुर्तगाली थे। कोंटी इसमें जो है ये आपका ब्रिटिश का वो था, ठीक है, ब्रिटिश नागरिक था। बाकी सब पुर्तगाली थे। ये प्रश्न पूछा गया 2022 या 23 में पूछा गया पीसीएस में, प्री में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है? देखिए, लोएस पठार, ये लोएस मृदा होती है बेसिकली, ठीक है। लोएस मृदा क्या है? तो जो जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हवाओं द्वारा मृदा को उड़ाकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। जैसे ये अधिकतर जो है आपको जैसे जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जहाँ पे बीहड़ क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे हवा चलती है तो मिट्टी को उड़ा के ले जाते हैं, ठीक है। तो वो उसको लोएस मृदा बोलते हैं बेसिकली, जहाँ पे ले गए वो, और उसी का मैदान या पठार बन जाता है। चीन में ये है लोएस पठार, ठीक है, याद रखना। पोटावर पठार ये पाकिस्तान में है, ठीक है। सान पठार ये म्यांमार में है। तो इसमें सभी सुमेलित हैं, ठीक, ये करेक्ट आंसर इसका डी होगा, ठीक है। बीच बीच में आपको डिस्टर्बेंस होगा, उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बच्चे पटाखे फोड़ेंगे ही, ठीक है, आप लोग भी फोड़िए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी से परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो याद रखिएगा, शंकरन नायर थे ये, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस समय बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया था, जैसे कि गांधी जी ने अपना हिंद केसरी जो उनको उपाधि मिली थी, ठीक है, उनको जो मिली थी पदवी, वो उन्होंने त्याग दी थी, ठीक है। अभी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी जो उनको उपाधि मिली थी, ठीक है, वो उन्होंने त्याग दी थी, ठीक। तो याद रखिएगा, ये सब चीज़ें हुई थी उस समय। और ये जलियांवाला बाग के बारे में मैंने सारा सब कुछ आपको बता दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिल ताड़ यानी पाम ऑयल देश कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये नाइजीरिया को कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ये पाम ऑयल होते हैं, पाम ऑयल के जो पेड़ होते हैं यहाँ पे, मतलब अच्छी खेती की जाती है, ठीक, याद रखिएगा। पाम ऑयल मिशन भी अपने यहाँ भी चल रहा है, मिशन फॉर पाम ऑयल, ठीक, याद रखिएगा। देखिए, इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के संबंध में कथन सत्य है? 2 कथन दिए गए हैं। देखिए, लिम्पोपो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो ये गलत है। लिम्पोपो नहीं काटती है, कांगो जायरी नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक।
और लिम्पोपो जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि जो लिखा हुआ है ये क्रॉस लिखा हुआ है, ये इसको मतलब ऐसे होना चाहिए था, ये इधर, तब तो ये सही होता। ठीक है, आपको बताता चलूँ कि कर्क रेखा जो है वो, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो माही नदी है। ठीक, इंडिया में, भारत में अपने ये है माही नदी, याद रखिएगा, ये भी एक फैक्ट है। तो इसमें जो कथन दिए गए हैं, ये पूछा है कि कौन सा सत्य है, तो दोनों ही सत्य नहीं है, यानी कि न तो एक न तो दो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है, तो किसके लिए, तो ये कपास के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, एकदम जीके है, स्टैटिक जीके। ठीक, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है, वेलिंगटन, याद रखिएगा। और ये सबसे जो पूर्वी राजधानी कहते हैं इसको, ठीक, याद रखिएगा। इसको जो है दक्षिण का ब्रिटेन भी बोला जाता है, किसको, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन, ये ध्यान रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे असर्सन और ये कारण वाला आ गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा प्राप्त होती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। तो वैसे देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। ये उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है, तो जल भाग की अधिकता है क्या इधर उत्तरी गोलार्ध में, या जल भाग की इधर है, तो ये ठीक है, यहाँ पे अधिक है, तो ये इसलिए इस वजह से, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतर तो है, तो ऐसा नहीं है कि जल नहीं है वहाँ पे, बर्फ़ वगैरह और ये सब सारी चीज़ें उधर ज़्यादा हैं, तो ये दोनों मतलब ठीक है, ये कथन जो है सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो देखिए क्षोभ मंडल जो अपना जो वायुमंडल है पूरा बना हुआ है, उसका एक मतलब हर एक लेयर में बटा हुआ है, ये 4-5 लेयरों में बटा हुआ है। कैसे कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले सबसे आपका जो इधर क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में ही जो है आपकी सारी जो मौसम संबंधी ये होती हैं ना, मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल के बारे में ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये जो बोला है, इसमें कथन जो कह रहा है कि संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती हैं, ठीक, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो ये भी ठीक है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। देखिए विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव जो होता है, विषुवत रेखा पर कॉरियोलिस बल का प्रभाव जो है वो अधिकतम होता है। तो विषुवत रेखा पर बिल्कुल सही बात है, प्रभाव उसका अधिकतम होता है। कॉरियोलिस बल का जो प्रभाव शून्य होता है कहाँ पे, ध्रुवों पर, तो ये भी सही है। ठीक, तो ये असत्य पूछा है कि कौन से असत्य हैं, तो इसमें असत्य दोनों मतलब नहीं है, यानी कि सही हैं दोनों, तो ये इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित कथनों, फिर यहाँ पे वही आपको असर्सन और रीज़न दे दिया है। चीनूक को हिमभक्षी पवन कहा जाता है, मैंने ये सब बता रखा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये क्यों कहा जाता है वो भी, इसका जो कथन कहा गया है वो एकदम सही है। ठीक है, कि बर्फ़ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं हेतु उपयोगी बनाती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं, और ये उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। जो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, ए होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है, तो कौन सा है। देखिए इसमें से ये कई बार मैचिंग में भी आता है ये प्रश्न, तो पूछ रहा है सिंधु और सतलज, तो सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है पंजाब हिमालय के बाद आता है कुमायूं। कुमायूं का कहाँ से शुरू होता है, तो वो सतलज से लेकर के काली नदी तक। ठीक है, काली नदी तक, और काली नदी से तीस्ता तक जो है वो नेपाल हिमालय। काली से तीस्ता तक, ये जो ऐसा बता रहा हूँ, अगर नहीं है पता तो लिख लीजिएगा। काली से तीस्ता तक नेपाल। असम हिमालय तीस्ता से दिहांग तक, तीस्ता से दिहांग। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिहांग ये बता दिया मैंने, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को, फटाफट खत्म करते हैं इसको। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, अनाईमुडी कहाँ पे अवस्थित है, तो याद रखिएगा ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। ठीक, ये याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक है, चलिए ये कई बार उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर वाले में लगाने में आता है ये। ठीक, यूरोप के कौन से देश मिलकर आइबेरिया का निर्माण करते हैं, तो इसमें देखिए कि कौन सा देश है जो आइबेरिया का निर्माण करते हैं, वो है आपके स्पेन और पुर्तगाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण एवं सुरक्षा संबंधी अधिकार कहाँ पे हैं, तो ये अनुच्छेद 29 में है। 30 में जो है आपका क्या है, 30 में इसी से संबंधित है, अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है, 29 और 30 इनके अधिकारों से ही। लेकिन उसमें क्या है, उसमें है कि आप वो मतलब पढ़ाई के लिए संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उसका प्रबंधन करने के लिए, वो 30 से संबंधित है। ठीक, बाकी जो उनके हितों का संरक्षण और सुरक्षा वो 29 में है। ठीक है, 24 में ये आपका क्या है बताइए, आप कमेंट करके बताइएगा। 17 में क्या है बताइएगा आप कमेंट करके। ठीक, चलिए दोनों ये कमेंट कीजिएगा आप, ये आपके लिए है। ठीक है, मैं बताने को बता दूंगा अभी, लेकिन आप भी कुछ दिमाग लगाइए, कमेंट कीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित, अब फिर वही असर्शन और रीजन आ गया, तो यहाँ पे पढ़िए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसी के द्वारा ये नहीं, सही नहीं है। कहाँ इसमें कैसे कर सकते हैं, इसमें देखो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बोल रहा है ना, तो पदच्युत तो किया जा सकता है, लेकिन किसी भी समय नहीं, जब तक कि उसको उसके ऊपर संसद में उसके ऊपर आरोप तय ना हो। ठीक है, उस तरीके से, जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट के जो ये होते हैं जजेस होते हैं, जो प्रक्रिया उनको हटाने के लिए फॉलो होती है, वही प्रक्रिया से ही इसको हटाया जा सकता है। ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये तो ठीक है, तो ए सही है, आर गलत है। ठीक, करेक्ट आंसर इसका डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु निम्नतम आयु की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। न्यूनतम कोई आयु नहीं है, ठीक है, अधिकतम है, लेकिन न्यूनतम कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे उच्च न्यायालय में मतलब है कि आप वहाँ पे मतलब अधिक वर्षों तक रह सकते हैं, मतलब इतने वर्षों तक रह सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो न्यूनतम कि भैया ये आपको 25 साल 30 साल या ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो आप जो क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन है, वो अगर आप पूरी करते हैं तो आप यहाँ से सीधे जो है आपको मतलब नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, कि आप 10 साल तक आप आपने कहीं किसी उसमें वकीली मतलब वकालत की हो, प्लस अगर आप हाई कोर्ट में, अगर आप 2 हाई कोर्ट में 5-5 साल भी रहे हों, मतलब कहीं भी रहे हों आप, ठीक है, तो भी आपको किया जा सकता है नियुक्त। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग जो अर्हताएँ हैं वो हैं, उनको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें जो है पहला वाला जो कथन है वो नहीं किया गया है, तो ये ठीक है, पहला कथन एकदम बिल्कुल सही है आपका। दूसरा बोल रहा है कि अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, तो बिल्कुल सही है, ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 263 में है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह की कमेटी, ठीक है, स्वर्ण सिंह नहीं, माफ कीजिएगा, स्वर्ण सिंह नहीं, सरकारिया, ठीक है, सरकारिया आयोग, ठीक है, उसके सिफारिश पर ये लागू की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय जो परिषद है वो बनाया गया था। ठीक, अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की जो व्यवस्था की गई है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 315(2) में है ये ज्वाइंट जो कमीशन है ना, PSC। ठीक, सही सुमेलित नहीं है इसमें, देखिए कौन सा, तो आजीवक ये मक्खलीपुत्र गौशाल, ठीक है, भरकरी ये ठीक है, भरकरी समुदाय नामदेव, धरकरी रामदास, ये रामानुज जो है, ये नाम इनका रामानुज है, लेकिन वो रामावत नहीं है, वो वैष्णव है रामानुज। ठीक है, कौन है, वैष्णव संप्रदाय से है। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये रामावत में रामानंद का नाम आएगा। ठीक है, रामावत रामानंद, रामानंद जी थे, वो रामावत संप्रदाय के थे। ठीक है, बाकी ये याद रखिए, रामानुज जो है, राम का नाम तो है रामानुज, लेकिन वो थे वैष्णव संप्रदाय के। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित जो फंगल जिसको बोलते हैं ना डिजीज़ नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखिए इसमें दमा तो है, बिल्कुल है, एथलीट फूड भी है, ठीक है, गंजापन भी है, लेकिन ये खसरा नहीं है, मिजल्स जो है ये वायरल वो है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ये देखिए, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड जो कि BIFR है, उसका गठन कब हुआ था, 1981 में हुआ था। इसमें पूछा गया है कि ये जो है इसके बारे में कुछ पूछा गया है कि उद्देश्य क्या था इसका, तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा आप लोग कि ये जो जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करने के लिए था ये बेसिकली। ठीक, किसके लिए था, जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करने के लिए। ठीक है,
इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है, बिल्कुल सही है। ठीक। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में सही है। ठीक है, तो ये तीनों सत्य हैं। और क्या है, ये हीरा संस्थान सूरत में है। ठीक है, तो ये तीनों कथन बिल्कुल एकदम राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? तो ये जो होता है, ये प्रोटीन किस में होता है, ये जो बताया गया अमीनो अम्ल की प्रचुरता, ये आपका टायरोसिन है। ठीक, टायरोसिन ये उपस्थित होता है इसमें, तो ये याद रखिएगा, टायरोसिन। साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कुछ विटामिन दिए गए हैं नाम, उनके रासायनिक नाम, उनको मैचिंग में बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें विटामिन B5 का पेंटोथेनिक, ठीक है, बिल्कुल सही है। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। ये जो विटामिन B12 है, ये साइनोकोबालेमिन, ये भी ठीक है। विटामिन B2 ये फिलोक्विनोन नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, राइबोफ्लो बोलते हैं इसको। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो डी वाला है करेक्ट आंसर, डी। ठीक, ये देखिए इसमें डी वाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके नाम और भी याद रखिए, जैसे विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। ठीक, तो रेटिनॉल आपका याद होगा। विटामिन सी का स्कर्विक एसिड, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और जैसे विटामिन ई है टोकोफेरॉल, डी है कैल्सीफेरॉल, तो नाम याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा उसको। ठीक, चलिए 52 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है। यानी कि जो नदियाँ दी गई हैं ये मैकाल पठार में, इनमें से कौन सी है जो मैकाल पठार के अलावा अन्यत्र कहीं से वो निकली हुई है। तो इसमें जो है, इसमें जो सोन नदी है और नर्मदा, महानदी, ये सब तो एक मतलब मैकाल पठार से हैं। लेकिन गोदावरी ये आपको पता होगा कि त्रयंबक, ठीक है, त्रयंबकम होता है ना, त्रयंबक पठार, वहाँ पहाड़ से, महाराष्ट्र नासिक से। ठीक, त्र्यंबकेश्वर का नाम सुना है आपने, हाँ, तो वहीं से है। ठीक, उसी के नाम पे बना है, त्रयंबक पहाड़ से। ठीक, तो गोदावरी इसमें हो गई। ठीक है, ये जो फिलोक्विनोन लिखा हुआ ये इसका विटामिन के का होता है ये। ठीक, याद रखिएगा। और ये विटामिन B2 को मैंने बताया राइबोफ्लेविन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने जो ताबड़तोड़ सीरीज है ना, उसमें देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ करवा रखा है। विटामिन से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, डिफिशियंसी से, वो भी हैं उसमें, सब है उसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन और कारण। कान, नाक एवं गले के डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो पहले ही यहाँ पे गलत हो गया। डेंटिस्ट और ये सब जो ENT स्पेशलिस्ट ये लोग यूज़ करते हैं ये अवतल दर्पण का। तो इसमें आगे आपको, अगर देखिए प्रश्न को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मतलब आगे आपको सीधे सीधे आपका यहाँ पे उत्तर मिल गया। ठीक, आप सीधे मतलब ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ये ए आपका गलत और आर आपका सही है। ठीक, तो इसमें आप डी ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि युग्म इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है युग्म। देखिए ओपेरा हाउस सिडनी में है, बिल्कुल ठीक है। काबा भी आपका मक्का में आता है, ग्रैंड कैनियन या एरिजोना में आता है। ठीक है, मार्डिका पैलेस ये मिस्र में नहीं है, ये आपका इंडोनेशिया में है, जकार्ता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ सरसन और कथन दे दिया है। तो आर्गन गैस की विद्युत बल्बों में भरी जाती है, तो ठीक है, भरी जाती है, कोई बात नहीं इसमें। ठीक, इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा, और इसकी ये व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर भी काम करता है, ये दोनों कथन सही है। ठीक है, जो परमाणु बम होता है वो किस पर काम करता है, परमाणु बम, तो परमाणु बम आपका किस पर काम करता है, वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड जो है वो सीधा होता है, तो बिल्कुल सही है, सीधा बनता है पिरामिड। घास में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, बिल्कुल ठीक है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसे बनता है वहाँ पे। ठीक, ये सब मैंने पारिस्थितिकी वाले उसमें करा रखा है, बता रखा है, वो देख लीजिए आप। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है,
उसको दे दूंगा मैं। आई पे क्लिक कीजिएगा आप वहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके ये तीनों कथन सही हैं, सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, यही बोला भी गया है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इसके अपवाद हैं। तो इसमें अपवाद कौन कौन से हैं, तो यही हैं, ये सारे अपवाद ही तो हैं ये। ठीक है, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, ये सब अपवाद ही हैं। इसमें सब में मतलब 40 नहीं है, 40 से ज़्यादा हैं इसमें। ठीक, 40 से ज़्यादा हैं इसमें, याद रखिएगा। नहीं, इसमें मतलब 60 से कम है, सॉरी 60 से कम है इसमें, यानी बोल रहा है कि 60 होने चाहिए लेकिन 60 से कम है, यानी कि इसके अपवाद हैं। ठीक, तो क्या क्या है देखिए, जैसे गोवा में भी 40 है। ठीक है, आपका सिक्किम में तो 32 ही है। ठीक, और मिजोरम में 40 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सब क्या हैं, ये सब अपवाद हैं ये इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 1 2 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक, मतलब करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। तो भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड है उस पर कौन कौन से भारित होते हैं। तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पेंशन, ठीक, राष्ट्रपति का वेतन, बिल्कुल ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी पेमेंट तो राज्य की संचित निधि पे होता है, पेमेंट, याद रखिएगा ये। लेकिन जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर होता है। तो ये दो अंतर रहा है ये मेजर। ठीक, याद रखिएगा। तो इसमें करेक्ट, तीनों करेक्ट हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। देखिए, तो दीवाने बंदगान बिल्कुल ठीक है, ये दासों का विभाग बनाया था इसने। दारुल सफ़ा भी बनवाया था, जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह और ये सारी चीज़ें मिलती थी लोगों को, मतलब इलाज विलाज करवाया जाता था मुफ्त। ठीक है, दीवाने अमीर कोही, ये कृषि विभाग से संबंधित विभाग था और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था इसको, MBT, याद रखिएगा। ठीक, दीवाने इस्तिहाक, ये भी फिरोज शाह तुगलक से ही संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे मत दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके संस्थापक, कौन सा मत किसने स्थापित किया था। तो विशिष्टाद्वैतवाद, याद रखिएगा, ये आपका ये रामानुजन। ठीक है, ये इसमें क्या पूछा क्या है, एक मिनट, कुछ गलत ना बता दें। पूछा है कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, सुमेलित पूछा है। तो इसमें कौन से सुमेलित हैं, ये देखिए। तो इसमें सभी सुमेलित हैं। कैसे, ये देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद आपके रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद ये वल्लभाचार्य, इसी को पुष्टि मार्ग बोलते हैं, पुष्टि मार्ग। ठीक है, पुष्टि मार्ग के अगर पूछ ले संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त सही सभी, मतलब सभी सही हैं। और जो अद्वैतवाद है उसका जो है वो शंकराचार्य है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्कंडेय मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ठीक कहा जाता है ये। और ये मंदिर जो है ये द्वारिका के जो वहाँ है गुजरात में, तो ये द्वारिका वाले उसमें नहीं, गुजरात में नहीं है भैया। ये विदर्भ का जो खजुराहो है, विदर्भ आप नाम से अगर आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, तो विदर्भ जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये गलत हो गया, ये सही है, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य भारत में निम्न स्थित निम्न पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है। तो देखिए, इसमें सबसे पूर्व में कौन सी स्थित है। सबसे पूर्व में अगर इसका क्रम देखेंगे तो ये सबसे पूर्व में छोटा नागपुर पठार है। ठीक, सबसे पूर्व में, उसके बाद जो पड़ता है वो मैकाल पड़ता है। ठीक है, यानी कि ऐसे अगर चलोगे, इधर ये पूर्व हो गया और इधर ये पश्चिम, यानी कि ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो इधर आपका आएगा ये छोटा नागपुर। ठीक है, फिर उसके बाद मैकाल, फिर उसके बाद महादेव, फिर सतपुड़ा, यानी सतपुड़ा सबसे पश्चिम में पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैपिंग से बेस्ड बहुत प्रश्न पूछता है, 2-3 प्रश्न तो मतलब पूछने ही पूछने हैं उसको, और अगर आप मैपिंग पे आपका पकड़ नहीं है तो गलत हो जाएगा प्रश्न। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोयला क्षेत्र और अवस्थिति पूछा है यहाँ पे, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है हमें। ठीक है, देखिए इसमें अगर आपको पता है तो ये तलचेर ये महानदी घाटी है। ठीक है, उड़ीसा में। कर्णपुरा ये आपका दामोदर घाटी है। सिंगरेनी आपका ये गोदावरी है। सिंगरौली आपका ये नर्मदा घाटी नहीं है, सोन नदी घाटी है। ठीक, याद रखिएगा।
सोन नदी घाटी, ठीक, यही वाला गलत है इसमें, ठीक। निम्न पर विचार करना है और कालक्रम के अनुसार इसको लगाना है। तो पाबना विद्रोह याद रखिएगा, जो पाबना विद्रोह है ये आपका कब हुआ है, ये 1873 से 1885 के आसपास, मतलब इनके बीच में हुआ है, ठीक है। संताल आपका 1855 से 56 के बीच में, ठीक। ताना भगत वाला जो हुआ है ये आपका 1914 में, ठीक है। एका आंदोलन 1922 में। तो अगर आप इस हिसाब से लगाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2134, ठीक है। ईयर याद रखिएगा, बाकी आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। मोरीबंद डेल्टा जो है बंगाल डेल्टा का उपविभाग है, बिल्कुल ठीक है। टेलीग्राफिक पठार जो है वो उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। मानवीय गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाते हैं, तो ये भी ठीक है, यानी कि इसके तीनों कथन एकदम सत्य हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ फिर वही आ गया असर्सन और आपके कारण। तो देखिए, सुई चुभाने पर मस्तिष्क में दर्द महसूस नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे दर्द ग्राहिकाएं का अभाव होता है, तो बिल्कुल ठीक है। ये दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की ये व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक को फल शर्करा भी कहा जाता है? तो फ्रक्टोज है जिसको फल शर्करा कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा, सिंपल से जी के क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? तो कौन सा सत्य है? भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत हैं ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रकों से जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों कथन सही है, ठीक है। यही पूछा ही था, इसमें सत्य पूछा था, तो दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर से तात्पर्य क्या है? तो ग्रीन मफलर बेसिकली ये ध्वनि प्रदूषण से होता है। क्या होता है कि सड़क के दोनों तरफ आप देखते हो वृक्ष लगाए जाते हैं, वही है, ये ग्रीन मफलर वाला काम किया जाता है, ठीक, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। बेरी बेरी एक पोषण संबंधी विकार है, किसकी वजह से होता है ये बेरी बेरी? तो वही पूछा है, तो ये आपके थायमीन, ठीक है। जो थायमीन क्या है? देखिए ऐसे क्या है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन थायमीन क्या है? थायमीन आपका विटामिन B1 है, ठीक है, क्या है? B1 है, और उसी की वजह कमी से जो है वो बेरी बेरी होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 73वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये सिकंदराबाद में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान ये देहरादून में है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान ये आपका कोलकाता में है। तो ये तीनों ही मैच्ड हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, ठीक, जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना है, आपको बताना है इसमें कालक्रम, ठीक है, कौन सा पहले बना कौन सा बाद में बना वो बताना है इसमें। तो देखिए, जो दिल्ली हिंदू कॉलेज है ये सबसे पहले आपको, मतलब ईयर अगर याद है तो आप मतलब उसको सही तरीके से लगा सकते हैं क्रम में। तो ये आपको पता है कि 1817 में डेविड हेयर की सहायता से, ठीक है, और राजा राम मोहन राय वगैरह ये सब मिल करके कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। मेयो कॉलेज आपका ये 1875 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है, मेयो कॉलेज की। और दिल्ली कॉलेज जो था वो 1824 में, ठीक। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका 3, 1 और 2, यानी कि ये क्रम बनेगा 3, 1, 2, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, अम्ललैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी यानी आसपास का क्षेत्र होता है, ठीक है, ये ठीक है, ये कथन सही है। अम्लैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है, तो ये भी ठीक है। बेसिकली जो हिंटरलैंड होता है, हिंटरलैंड बोलते हैं, जैसे आप ये मान लो अपना ये, जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का अपना मैप है। तो यहाँ मान लो कोई पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट, ठीक, कोच्चि पोर्ट है मान लीजिए यहाँ पे। तो इसके आसपास का जो एरिया है, इधर वाला पीछे साइड का जो एरिया है, इसकी जो कनेक्टिविटी की बात हो रही है, वही होता है हिंटरलैंड कनेक्टिविटी, ठीक। तो याद रखिए, ये सत्य कथन पूछा है, तो ये दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे फिर वही असर्सन और रीजन वाला। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, तो बिल्कुल ठीक है, अर्धचालक है। सिलिकॉन की जो विद्युत चालकता होती है वो अचालकों की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु चालकों की अपेक्षा कम होती है, तो ये बिल्कुल ठीक ही है, तभी वो अर्धचालक कहा जाता है। तो ये दोनों कथन कारण सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है वो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है, तो वो हेलोक्लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोक्लाइन, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते थे?
देखिए बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में कौन कौन शामिल है? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इन ये 3 हैं जिनको बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। इसमें जीडी देशमुख का नाम नहीं आता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा? करेक्ट आंसर बी। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, तो बन्नी चारागाह गुजरात में होता है। ठीक, ये चारागाह या हिल स्टेशन नाम दिया हुआ है और अवस्थिति। बग्याल ये आपका उत्तराखंड। खजियार, खजियार ये आपका सिक्किम में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये हिमाचल में पड़ता है खजियार, मतलब इसके जो चारागाह हैं। पहलगाम आपका ये जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसका आंसर होगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए असर्सन और रीज़न का दिया हुआ है। देखिए सोडियम धातु को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, मतलब सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि सोडियम वायु में बहुत ही क्रियाशील हो जाता है। बिल्कुल एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। इसका असर्सन भी सही है, यानी अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये एक व्याख्या भी कर रहा है इसकी। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सबसे अधिक अगर अभिक्रियाशील की बात की जाए तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम याद रखिएगा। ठीक, सबसे, उसके बाद ये सोडियम आता है, और सबसे लास्ट में कौन आता है? तो सोना, जो कि सबसे मतलब सबसे कम, मतलब लीस्ट कह सकते हैं कि अभिक्रियाशील होता है वो। ठीक है, देखिए सोना आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, मतलब जो जहाँ पे मिलता है, मतलब वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता, कहने का मतलब ये है, ऐसे नहीं मिल जाएगा, सोना बहुत महंगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो ये कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, दिल्ली में। ये संस्थानों से भी संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं ताबड़तोड़ सीरीज में, देख लीजिएगा आप उसमें। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष है जिसको ये तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को, यानी ONGC जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको जो है ये आपका मतलब स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा ये 1956 में स्थापित किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नीचे फिर वही असर्सन और कथन दिया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, सिर्फ लोकसभा में ही प्रतिस्थापित होता है, और धन विधेयक है या नहीं है ये लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उन्हीं के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, एक अनुच्छेद 110 में आर्टिकल 1010 में ये कौन सा ये होगा आपका धन विधेयक होगा नहीं होगा, या उसकी जो परिभाषाएं वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आपकी अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, और अगला जो इसका कारण बता रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 109(1) में कहा, ये निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मैरियाना या चैलेंजर, जो ये है चैलेंजर, ये सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है ये। ठीक है, चैलेंजर या मैरियाना गर्त भी बोलते हैं उसको, बिल्कुल ठीक है, और ये प्रशांत महासागर में भी अवस्थित है। तो ये दोनों कथन इसके सही हैं। ठीक है, 11,000 किलोमीटर से अधिक, मतलब इसकी जो वो है 11,000 मीटर से अधिक इसकी क्या है, यानी कि ये उससे भी बड़ा है। जो गहराई इसकी है वो आपकी एवरेस्ट से भी बहुत अधिक है। एवरेस्ट तो 8,800 कुछ मीटर है, तो ये कितना है? ये 1100 मतलब 11,000 मीटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, इतनी गहराई होगी। शाहजहाँ द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राज कवि की मतलब नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा ये कलीम को। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया था राज कवि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम जो मृग मरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत द्वारा की जाती है? तो देखिए ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR कह सकते हैं उसको, वो उसका ही ये एग्जाम्पल है मृग मरीचिका। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश के तरंग का निर्धारण तरंग दैर्घ्य पर होता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसकी वेवलेंथ के हिसाब से ही उसका कलर डिसाइड होता है। पराश्रव्य ध्वनियाँ जो है वो उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, तो ये ऊर्ध्वपातन ये नहीं है। ठीक है, सब्लिमेशन जिसको बोलते हो आप। ठीक है, सब्लिमेशन। ठीक है,
ये नहीं है। इसको सब्लिमेशन का एग्जाम्पल होता है जैसे कपूर होता है, कपूर का उड़ जाना, ठीक है, यानी कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना, द्रव बनना नहीं है, वो सीधे ठोस से वो गैस बन गया, उड़ गया वो, ठीक, ये चीज़ होता है सब्लिमेशन। तो जो ये मिट्टी बोल रहे हैं कि मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा होता है, वो तो वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें केवल 1 और 2 सत्य हैं, बाकी गलत है, ठीक, सत्य ही पूछा था इसमें, तो सत्य इसमें से 1 और 2 है, ठीक। जनसंख्या पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत है, तो ये 15 से 64 आयु वर्ग, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या है आपके, ये आपका जो है वही कार्यशील जनसंख्या होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो लाइकेन देखिए ये बोल रहा है कि ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक होते हैं, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। याद रखिए ये ऐसे भी सिंगल उसमें भी पूछा गया है। यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते, तो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अभी AIQ जो है एयर क्वालिटी AQI, ठीक है, अभी देखिए दिल्ली वगैरह में बुरा हाल है, ठीक है, सांस लेना दूभर हो रखा है। तो आप वहाँ क्या समझ रहे हैं कि वहाँ पे ये आपको लाइकेन मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो जैव सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के, तो इसीलिए ये कहा गया है। तो ये दोनों कथन एकदम सही हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है, तो ओनली 14 डेज, याद रखिएगा, उसके बाद वो ऑटो में पारित मान लिया जाएगा, ठीक। और ये भी नहीं है कि उसमें अगर वो कुछ जैसे उसने कुछ सुझाए, अमेंडमेंट सुझाए, तो ज़रूरी भी नहीं है कि उसको राज्यसभा लोकसभा मान ले, ठीक है, वो उसके डिस्कशन के ऊपर है, ठीक, माने या ना माने, वैसे भी पास कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अनन्य शक्ति है, अनन्य अधिकार है एक तरीके से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, बिल्कुल सही है। लिंडमैन ने बताया था कि हर एक स्तर में जब ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती है, हर एक स्तर में 10% का लॉस होता है। तो ये ऊर्जा लॉस वाला जो है, ये 10% का जो नियम दिया था, ये किसने दिया था? लिंडमैन ने, याद रखिएगा, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, ये पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, अगला जो वाक्य है, ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की ओर होता है, तो ठीक है, ये दोनों कथन एकदम सही है, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया, भाई इसको आप लोग लाइक करिए, ठीक है, लाइक करके आगे बढ़ाते रहिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था, ये भी ठीक है। इन्हें महबूब इलाही कहा जाता है, तो ये भी सही है, ठीक, तीनों कथन सही हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चिराग देहलवी किसे कहा जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट में, चिराग देहलवी, ठीक है, या चिराग दिल्ली, ठीक, किसको कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? PYQ है ये, बेसिकली 2018-19 में आया था शायद ये। तो इसमें रेगमा को छोड़ करके बाकी सभी आपकी ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। हालचू, सोमपेन, ओंजे सब पाई जाती हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बोमडिला ये ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय भी ठीक है, ठीक है, जेलिपला भी ठीक है, मुलिंगला आपका ये नाथुला देखिए कहाँ से सही है ये ठीक है, नाथुला सिक्किम में है भाई, सिक्किम, ठीक, ये याद रखिएगा, सिक्किम में है ये नाथुला, और इसके साथ ही जेलेपला भी है, जेलेपला, ठीक है, जेलेपला, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, बाकी ये ठीक है और सभी सही हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें ये बांध कुछ दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा चंबल नदी पर स्थित है, तो ये तीनों ही बांध हैं, ठीक है, तीनों ही बांध हैं, बमन फोड़ जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी बमन फोड़िए लेकिन बहुत सावधानी से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? इसमें तीनों 1 2 3, ठीक है, डी वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए किया जाता है? तो ये याद रखिएगा, जो क्रोमियम होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है धब्बा रहित जो स्टील है वो बनाने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, आपको बताना है कि कौन सा कहाँ पे अवस्थित है संस्थान। देखिए केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है आपका? हैदराबाद में, ठीक, एक आपका 2 हो गया।
ठीक है। और ये राष्ट्रीय कृषि विपणन वाला ये आपका जयपुर में है, ठीक है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका मैसूर में है। और ये सस्य वानिकी वाला याद रखिएगा झांसी में है, महत्वपूर्ण है, यूपी वाले उसमें पूछा भी जा सकता है, तो ये याद रखिएगा सस्य वानिकी झांसी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए 2143, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी परीक्षा में आप देखिए यहाँ से रीजनिंग और मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन शुरू हुए हैं, ठीक है कुछ, फिर इसके बाद आपका करंट अफेयर्स आएगा, ठीक। देखिए अब इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और अभ्यास भी आपको आना चाहिए, ठीक। तो उस तरीके से हम इसको हल करते हैं अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में देखते हैं, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण जो है लोगों में स्मिता का स्थान ऊपर से 16वां स्थान है, ठीक है। तो ऊपर से 16वां स्थान है, यानी कि आप देखेंगे तो ऊपर से 16वां स्थान हो गया, ठीक, और नीचे से 29वां स्थान हो गया, ठीक है, नीचे से 29वां स्थान हो गया। तो अब इसके हिसाब से कितने बच्चे हो गए, अगर आप देखें तो इसके हिसाब से कितने बच्चे हो गए टोटल, तो ये 9 6 15 हो गए, और ये आपका 3 1 4 यानी 45 बच्चे अभी मतलब हो गए आपके पास, ठीक है। और इसमें फिर बोल रहा है कि 6 छात्र हैं जो कि परीक्षा इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया। तो इसमें आप इसमें 6 और जोड़ दीजिए, यानी कि 51 हो गए, और 5 छात्र इसमें से अनुत्तीर्ण रहे तो 5 और जोड़ दीजिए, तो कितने हो गए 56। अब इसमें से एक को हटा दीजिए क्योंकि उसको 2 बार जोड़ दिया ना हमने, यहाँ 16वें स्थान पर भी, यहाँ भी, तो एक बार ही जोड़िए उसको, तो एक इसमें माइनस करिए 55, यानी कि टोटल जो बच्चों की संख्या है वो 55 होगी, ठीक। करेक्ट आंसर क्या होगा 55, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सब अभ्यास से आएगा, अगर अभ्यास करते रहेंगे आप, PYQ ले आइए आप कहीं से भी उठा के, या टेस्ट सीरीज जो मैं करवा रहा हूँ उसमें भी बहुत सारे रीजनिंग और मैथ्स के मैंने इसमें करवा दिए हैं, तो उसको भी देख लीजिए, बहुत भारी भरकम नहीं आता है, आप अगर अच्छा खासा अभ्यास कर लेंगे तो आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आकृति इसमें लुप्त अंक, जब यहाँ नंबर सीरीज आ गई तो इसमें देखिए इनके पैटर्न चलते हैं बेसिकली, तो उस पैटर्न को आपको समझने के लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप पैटर्न को समझ पाएंगे और पैटर्न को लगा पाएंगे, मतलब सोच पाएंगे। जैसे अब इसमें देखिए, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, पहली संख्या का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या का स्क्वायर इज इक्वल टू करोगे तो 21 आएगा, यानी ये चौथी संख्या आ जाएगी। यही सीरीज सब में चल रहा है, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए, जैसे 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, फिर 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, या 8 का स्क्वायर लिख दीजिए, इक्वल टू 98, इसको सबको जोड़ेंगे तो 98 आएगा। वही सेम चीज़ यहाँ करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का 9, तो 9 9 18, 8 6 14, ठीक है, 1 3 1 4 4 4 8 84, एक मिनट, 9 9 18, 18 6 2 आएगा ना, 24 हुआ, 3 2 5 4 9 94, ठीक। तो ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, इस तरीके से आप प्रश्नों को हल किया करिए। देखिए ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आराम से निकाल ले जाएंगे आप। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है रिलेटिव ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न, मैंने इसमें बताया है कि आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए, तब इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे देखिए इसमें बोल रहा है कि A B की बहन है, ठीक है, A B की बहन है, C B की माँ है, यानी कि इन दोनों की माँ कौन है, C है, ठीक है। D जो है वो C का पिता है, यानी कि D C का पिता है, C यानी ये जो इसकी माँ है उसके ये पिता हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि E T की माँ है, यानी ये D जो है उसकी भी माँ ये E है, D का जो माँ है वो E है, ठीक है। अब बोल रहा है कि D की माँ है, और तो A और D में संबंध, अब ये आपको सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, इसका कोई रोल नहीं है, आपको सीधे सीधे देखना है कि A और D में क्या संबंध है। भाई इधर आपकी A जो है A B की माँ C है, C का ये बेसिकली कौन है, C जो है वो B की माँ है, ठीक है, यानी कि इसकी माँ हो गई, और C का पिता कौन है, D है, तो D आप सीधे इसमें देखिए नाती पोते हुए कि नहीं इसमें, तो यही इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए नाना
एक तरीके से कह सकते हैं नाना, ठीक है, तो वो उसका पोता पोती लगेंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पे शब्दों को देखिए, अब विषम चुनना है आपको, तो आयतन लीटर में होता है, बिल्कुल सही है, लंबाई मीटर में, ठीक है, और रोध वाला ये ओम में, लेकिन ये जो आपका है दबाव का ये नापने के लिए होता है ये बैरोमीटर, ठीक है, वैसे देखेंगे तो आप पास्कल वगैरह होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे आसान इजी वाला प्रश्न होता है ये, लेकिन इसमें क्या है, जो बडमास वाला नियम बताता हूँ वही लगाना, अप्लाई करना, उसी फॉर्मेट में चलना, उसी क्रम में चलना, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, घटाओ। इस प्रक्रिया में चलेंगे तब आपका करेक्ट आंसर आएगा, और इसको जब हल करेंगे आप इसमें तो ये आपका 32 आएगा। आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको चेंज करना है, जहाँ पे आपका डिवाइड है वहाँ पे डिवाइड का अर्थ माइनस हो जाएगा, इसी तरीके से सबको चेंज कर लेना है, ठीक है, एक फ्रेश नंबर बन जाएगा आपका, मतलब फ्रेश एक सीरीज बन जाएगी, फिर उसके बाद उसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे देखिए इसमें महासागर में प्रशांत महासागर यानी कि सबसे बड़ा महासागर, तो द्वीप में क्या है, तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये रीजनिंग का और जीके का दोनों का प्रश्न है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कूट संकेतों को देखना है। अब इसमें चीज़ों को आपको इस तरीके से देखना होगा कि सीरीज क्या चल रही है। सीरीज आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब इस तरीके का प्रश्न हल करते हैं तो आपको ABCD वाला जो ये फॉर्म वो है प्लेस वैल्यू वाला, ये लिख के रखना है। कैसे, ABCDEFGHIJKLM, फिर उसके बाद NOPQ ऐसे करके, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक M तक जो है आपका 13 हो जाएगा, और N से फिर 14 से ऐसे करके। तो इस तरीके से अगर आगे आगे बढ़ेंगे आप, मतलब इस तरीके से लिख के यहाँ आपका XYZ आ जाएगा 26 नंबर, ठीक। ये लिख लेने से क्या होगा ना, ये अगर आपको देखिए जो SSC और बैंकिंग वगैरह देते हैं उनको तो ये सब याद रहती हैं, ठीक है, ये सब कंठस्थ रहता है एकदम, लेकिन जो नहीं देते हैं उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें सीरीज़ देखना है क्या चल रहा है, देखते हैं। EGIK, अगर हम ई के बाद देखें तो जी क्या आया, EFG, यानी कि क्या हुआ, EFG, यानी कि जी से -1 आए कि नहीं इधर ई की तरफ, ठीक है, -1 हो गया। फिर जी के बाद HI, यानी कि प्लस GHI, दूसरा नंबर आया यानी +2 आया, इधर -1 इधर +2, फिर देखेंगे IJK यानी तीसरा यानी +3, इस तरीके से चल रहा है, +4, ठीक है। ये ऐसे देखेंगे इसमें इस वाले नंबर से, ठीक है, किससे, ये EF ऐसे ऐसे चलेगा ये, ठीक है, यहाँ से GI, ठीक है, G इधर IKLMNO, ठीक है, तो ये 4 +4 यानी कि -1 +2 +3 +4 ऐसे चला है, तो यहाँ भी वैसे ही लेके आइए, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा D, GJMP, ठीक। आप इसको हल कर लीजिएगा, इजी है, पता चल जाएगा, तरीका बता दिया मैंने आपको। देखिए इसमें पूछ रहा है कि, इसमें कह रहा है कि एक आपका पंक्ति में A बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और दाईं ओर से 9वें स्थान पर है B, मतलब दो बच्चों को बता रहा है, ठीक है, दो लड़कों को, कि A जो है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर और B जो है वो दाहिनी ओर से 9वें स्थान पर है, ठीक है। दोनों स्थान बदल लेते हैं, तो अब बदल लिया तो कितने स्थान पर हो गए, तो A जो है वो 15वें स्थान पर आ गया, यानी कि एक आपको दोनों स्थान मालूम चल गया, एक बार वो कितने स्थान पर है, 15 स्थान पर आया, ठीक, और दूसरी बार वो आया आपका, दूसरी बार जो था वो कितने स्थान पे था, ठीक है, इसमें आपका आया कितना, 2 बार बदलना पड़ेगा ना इसमें। देखो इसको हल करने का यही एक तरीका है कि आप पहले उसको सोचिए कि कितने पे हैं वो, तो पहले जब 10वें स्थान पे रहा, ये आपस में बदल लिए, यानी कि यहाँ 9वां स्थान आ गया, तो 15 + 9 ये 15वां हो गया ए का, ठीक है, तो कितने हुए टोटल, ये 9 5 14, 24 लड़के हो गए। अब इसमें से चूँकि 2 बार ए का काउंट हो रहा है तो माइनस कर दीजिए इसमें से, तो यानी कि 23 लड़के हुए, ठीक, समझ में आया कैसे किया। अगर एक ही व्यक्ति का, एक लड़के का दोनों स्थान मालूम चल गया तो आप उसको जोड़ दीजिए और उसमें से एक माइनस कर दीजिए, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर और गुणनफल
इनका अनुपात दिया हुआ है 5:1:18। ठीक, तो इसको आप कैसे हल करोगे? देखिए इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन आप समझिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास दो संख्याएं हैं, कौन कौन से? ए और बी। ठीक है, ए और बी आपके पास दो नंबर हैं। अब पहले उसमें क्या बोल रहा है कि आपका यहाँ योग यानी कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी अनुपाते ए माइनस बी। ठीक है, ये अनुपाते आपका ये गुणनफल ए इंटू बी। ठीक है, ये मैंने उस पर रख दिया। ठीक, यहाँ इस टू है, यहाँ ये नहीं है, इस टू है ये। ठीक है, यहाँ भी। ठीक है, और आ कितना रहा है इसका अनुपात जो आ रहा है वो आ रहा है 5:1:18। ये हुआ। ठीक है, समझ में आया? अब इसको जब आप हल करेंगे, ठीक है, तो ए प्लस बी का मान लीजिए कि वो 5 आ रहा है, आ ही रहा है ये। ठीक, आपका ए प्लस बी 5 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 5x मान लीजिए इसको, और इधर ए माइनस बी का x यानी 1। ठीक है, x आ रहा है। ठीक, तो अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा इस हिसाब से 3x, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब उसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए 18x इज इक्वल टू 3x इंटू 2x। ठीक है, तो x इक्वल टू, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू रख लीजिए आप। ठीक है, इनके सभी उस पर रखेंगे वैल्यू जहाँ पे आपने x माना है, तो कैसे आएगा देखिए 3 इंटू 3 कर दीजिए, और 2 इंटू जब आया था ना ये 3, यानी कि एक जगह आपका 9 आएगा एक नंबर, और एक जगह आपका 6 आएगा। अब ये नंबर आपका मिल गया। तो इसमें पूछा क्या है कि इनके वर्गों का अंतर, यानी कि एक आपका 9 81 और ये 6 छंग 36, तो माइनस कर दीजिए 45 आएगा इसमें। ठीक, करेक्ट आंसर इसका 45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। यदि एक वृत्त की परिधि में वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि की जाती है, तो उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये याद रखिएगा कि जो सर्किल होता है उसके वृत्त में, परिधि में, उसके त्रिज्या व्यास में कोई कितने भी परसेंट का, उसके जो त्रिज्या है, व्यास है और परिधि, उसके में कितनी भी परसेंट की अगर वृद्धि होगी, चाहे एक में भी हो, चाहे वो त्रिज्या में हो, ठीक है, चाहे वो व्यास में हो, चाहे वो परिधि में हो, तो सेम उतना ही होगा। एक में होगा तो इन दोनों में भी उतना ही परसेंटेज का होगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि क्षेत्रफल, तो अब क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, इसमें इजी वे में निकाल सकते हो कि कितना बढ़ेगा क्षेत्रफल। ठीक है, इजी तरीके से पहले निकाल लीजिए। जैसे आप एरिया कितना होता है सर्किल का, πr²। ठीक है, तो r आप मान लीजिए कि r10 ही मान लीजिए। ठीक है, तो पहली बार जब करेंगे तो आपको कितना आएगा, मान लो इधर आएगा 100 पाई, r की जगह मैंने 10 रख दिया तो, और दूसरी बार जब निकालेंगे तो 10% बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो दूसरी बार 10% बढ़ रहा है, यानी कि 11 आपका कितना हो जाएगा, 11 ग्राम में 121, तो 121 पाई हो जाएगा। ठीक है, 121 पाई दोबारा जब बढ़ गया। तो पहली बार में तो कितना आया था, ये 100 ही आया था, 100 पाई क्षेत्र एरिया। लेकिन इसमें जब आया 121 आया। अब इनका दोनों का डिफरेंस निकाल के परसेंटेज पूछ रहा है, तो डिफरेंस निकालोगे तो 21 आएगा। ठीक है, 21 इंटू 100/100, ये 100 से 100 कट गया, आपका आया कितना, आपके पास सिर्फ जो है वो 100% आया, बस 21%। ठीक, तो याद रखिएगा ये 11 से 50 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं परंतु 3 से नहीं है। तो देख लीजिए 7 का पहाड़ा पढ़िए 50 तक, उसमें से देख लीजिए नंबर, फिर बाद में देखिएगा कि उसमें 3 से जो नहीं विभाज्य हैं उनको जो है वो आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4 आएंगी इसमें से। ठीक, 7 का आप टेबल पढ़ लीजिएगा। जैसे 7 दूनी 14, और 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 50 के अंदर ही चाहिए, 7 सता 49। ठीक है, अब देखिए इसमें से 3 से कौन सी विभाजित नहीं है, तो 14 विभाजित नहीं होगी, 21 तो हो जाएगी। ठीक है, 28 नहीं होगी। ठीक है, 35 हो जाएगी, नहीं होगी, 35 भी नहीं होगी। ठीक है, 42 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी। 49 नहीं होगा। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, 4 ही तो हुए। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, 4, ये बहुत ईजी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कितना होगा। देखिए अगर ऐसे पूछे एकदम 1 साल का गैप पूरा, ठीक है, तो एक दिन वो मतलब आगे चला जाता है। जैसे अगर सेम डेट पे मान लो ये 95, 1 जनवरी 95 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को वो सोमवार हो जाएगा। मतलब वो एक दिन आप कह सकते हैं कि कम हो जाएगा, ठीक है, कम मतलब रविवार के बाद सोमवार हो जाता है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसमें 365 दिन ही बढ़ेंगे, 366 तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट जो है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है। तो कौन सा है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये आपका श्रावस्ती है। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो गाजियाबाद, ठीक, नगरीय जनसंख्या में, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, यूपी स्पेशल, यूपी सेंसस, ठीक। अच्छे खासे प्रश्न आते हैं आने वाले में यूपी उससे, संसद से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 2 4 5 प्रश्न तो आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें से निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है। तो देखिए इसमें आपको थोड़ा बहुत आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे ये बेसिकली भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, ये इसको IFCI बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में। ये जो भारतीय औद्योगिक जो ऋण एवं निवेश निगम है, ये यानी इसको ICICI बोलते हैं, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, ठीक। और ये नाबार्ड आपकी 1982 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और भारतीय औद्योगिक विकास जो IDBI है, IDBI, ये आपका 1964 में। UTI भी है किसी तरीके से, उसका भी 1964 है, याद रखिएगा, ठीक, उसको भी पूछता है। तो इनमें सबसे बाद में पूछा है तो नाबार्ड है, ठीक है, 1982 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बमन फूट रहे हैं भैया। एक मार्ग गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह जो होता है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा, याद रखिएगा, किसके द्वारा, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा, ठीक। राधा स्वामी पंथ से संबंधित दीनदयाल बाग कहाँ पे है। तो ये आगरा में पड़ता है, राधा स्वामी सत्संग, ठीक है, याद रखिएगा। दयाल बाग बहुत पूछता है, दयाल बाग, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नगर के मेयर के संबंध में, किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो वह नगर का प्रथम अधिकारी होता है, नगर का पदेन सदस्य होता है नगर निगम का, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। ये बिल्कुल एकदम मतलब तीनों कथन सत्य हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी, ठीक है, तो ये एकदम सही है, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में हुई थी। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 और 2 दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए इसमें से पटना जो है आपका एटा में पड़ता है, ठीक है। पार्वती आपका पार्वती अर्घा गोंडा में, चंद्रप्रभा जो है चंदौली में, चंद्रप्रभा आपका चंदौली में, रानीपुर आपका बांदा में। और आप इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, उसमें ए आएगा 4321, ठीक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र जो नरौरा है वो कहाँ पे है। तो बुलंदशहर में, ठीक है। कहाँ है वो, बुलंदशहर में। कब स्थापित हुआ था ये, कब मतलब चला था ये, तो 1991 से, ठीक है, याद रखिएगा। पहले इसमें जो पहली यूनिट थी, प्रथम यूनिट, वो 1991 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, फिर अभिकथन और कारण से भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, क्योंकि इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो बिल्कुल मतलब सही है ये, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को बनाया गया है, मतलब उसके लिए विख्यात है ये। तो याद रखिएगा, ये महोबा में है, 24 तीर्थंकरों की जो ये काटी गई है, मूर्ति बनाई गई है महोबा में, ठीक। चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व जो यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है, उसकी स्थापना हुई है। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। श्रावस्ती में तृतीय जो तीर्थंकर हैं, जो संभवनाथ बोलते हैं जिनको, उनका मंदिर है,
ठीक है। कौशाम्बी में घोषिताराम विहार है, तो ये भी याद रखिएगा फैक्ट। ठीक, जनवरी, अब यहाँ से करंट अफेयर शुरू हो गया। ठीक है, देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जनवरी 23 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर ये नीरो डी साहा हैं। ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में किस स्थान पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? ये चिनाब पे किया गया है। ठीक, जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल कौन सा था? आयोजन स्थल ये तो आपका ये कहाँ पे हुआ है? इसमें नई दिल्ली में। ठीक है, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसकी जो थीम है वो भी याद रखिएगा, ऊर्जा पारेषण यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन जिसको बोलते हो, एक सतत भविष्य के लिए समाधान। ठीक, ये थीम याद रखिए, क्या पता थीम ही पूछ लें। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो प्रश्न है नेक्स्ट इधर से। ठीक है, देखिए जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिंग रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो ये आपका विशाखापट्टनम को। ठीक है, आईजीबी द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो आईजीबीसी बोलते हैं ना, आईजीबीसी, ये क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है ये। ठीक, जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किसके मध्य किया गया ये? तो ये याद रखिएगा, यूके के मध्य। ठीक है, इसमें क्या है? बेसिकली 3000 जो ये हैं व्यक्तियों को, मतलब प्रशिक्षित व्यक्तियों को एक दूसरे के यहाँ काम करने और रहने और ये सब सारी चीज़ों के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक, याद रखिएगा। S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में कुछ कथन बताने हैं आपको, सही है कि नहीं है? देखिए, जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पुदुचेरी में किया गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इसे सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने इसका आयोजन किया गया था। ये दोनों कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट, अब चूँकि ये पुराना हो गया है तो इसको ध्यान मत दीजिए, उस समय तो 85वां था, अभी जो करंट में आई है उसमें 80वीं रैंक है भारत के पासपोर्ट की। ठीक, ये याद रखिएगा। जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस ने किस देश के लिए 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए? तो न्यूजीलैंड के, याद रखिएगा। ठीक, जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, ये गरीब कल्याण 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ की गई है। ठीक, 1 जनवरी 2023 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 के मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया? तो ये यूएई है। ठीक है, यूएई का नाम याद रखिएगा, राशिद। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नागपुर के यूनिवर्सिटी में किया गया है। ठीक, कहाँ किया गया है? नागपुर के यूनिवर्सिटी में। ठीक है, याद रखिएगा, वो थोड़ा अजीब सा नाम है उसका यूनिवर्सिटी का। ठीक, तो याद रखिएगा उसका ये थीम याद रखिएगा, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक, याद रखिएगा उसका यूनिवर्सिटी का नाम है राष्ट्र संत तुडकोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। कौन सी यूनिवर्सिटी है? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, ये विदेश मंत्रालय 9 जनवरी को मनाया जाता है। बेसिकली पहले ये शुरुआत जब हुई थी इसकी 2003 में तो प्रतिवर्ष मनाया जाता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये अब 2000 इसके 2 वर्षों में मनाया जाने लगा। तो अभी इसका ये जो अब जो मनाया जाता है वो 2 वर्षों में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंदौर में हुआ था ये। ठीक है, कहाँ हुआ था? इंदौर में। जो इसकी जो थीम थी वो थीम याद रखिएगा, डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। ठीक, जनवरी 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन, याद रखिएगा मुगल गार्डन कहाँ है? तो ये राष्ट्रपति भवन के अंदर में। अभी इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, अमृत उद्यान रख दिया गया है। ठीक है, अमृत उद्यान, याद रखिएगा इसको। ठीक, जाइएगा देखिएगा फरवरी के लास्ट में या फिर मतलब सेकेंड लास्ट वीक में ये ओपन होता है जनरल, मतलब सामान्य लोगों के लिए। आप जा सकते हैं वहाँ, बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगती है, लेकिन
बहुत बढ़िया गार्डन है, जाना चाहिए आपको। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास, तो आपको अवश्य घूमना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अमृत उद्यान देखिए जाके, इसी बहाने आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे, वहाँ के कुछ मतलब देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बना है? तो क्रोएशिया, याद रखिएगा, ठीक है, क्रोएशिया बना है इसमें 20वां देश। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य साइक्लोन नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हुआ था? तो ये भारत और मिस्र के बीच, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अलग अलग देशों के साथ, जैसे एक्वेरियन भी है आपका, मालदीव के साथ होता है, श्रीलंका के साथ सिम्बैक्स हो गया, ठीक है, संप्रीति वगैरह, ये सब अलग अलग, जैसे किरण, ठीक है, हैंड टू हैंड इन हैंड, ये चाइना के साथ, ठीक है, यूएसए के साथ। देखिए इनको इस तरीके से याद करिए आप, एक कंट्री लिखिए, यूएसए लिखा आपने, यूएसए के साथ जितनी एक्सरसाइज होती हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे चीन लिखिए, चाइना के साथ जो होती हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। फ्रांस के साथ क्या क्या होता है वो लिख लीजिए। इस तरीके से याद करेंगे तो एक बार में एक साथ याद कर लेंगे, अलग अलग याद नहीं होता है, ठीक। फिर वो उस साल में जिसमें हुई है, जहाँ पे हुई है, वो याद कर लीजिए, वहीं पे लिख लीजिए साथ में ही, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से एक फितूर, ये जो फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो कहाँ हुई? तो ये मैड्रिड में, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इस चीज़ को, क्या पता पूछ ही ले। जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, उनको बताना है कि सही है गलत है, ठीक। देखिए इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, ठीक। अब इसमें इस महोत्सव का आयोजन जो है वो आयोजन स्थल हुबली कर्नाटक यहाँ पे हुआ था, तो बिल्कुल सही है। थीम इसकी विकसित युवा विकसित भारत, ये भी सही है। तो उपरोक्त तो सभी सही हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बी है उसको कौन सी है जो शामिल किया गया था? INS वागीर को। उसके बाद भी वाक्सीर भी है, वाक्सीर 6 बनी थी इसमें कलवरी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। इस तरीके की जो श्रेणी में बनी थी ये 6 का हुआ था, प्रोजेक्ट 75 वगैरह के अंडर में ये सब बन रही हैं, ठीक, मेक इन इंडिया के तहत। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नाउ यू ब्रीथ, ठीक है, गर्ल इन द रूम 105, चेतन भगत की कोई भी बुक होगी, अगर उस कोई भी बुक है जिसमें न्यूमेरिकल लगा हुआ है साथ में, वो 110% जो है आपकी चेतन भगत की होगी। मतलब 99% तो मान के चलिए, 1-8% है चांस की किसी और की हो सकती है, अदरवाइज इनकी ही होगी, ठीक। विक्ट्री सिटी ये सलमान रुश्दी की है। अब प्रॉमिस्ड लैंड ये बराक ओबामा की है, मानसी गुलाटी की नहीं है, यही मिसमैच्ड है यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित, अब ये 140वां क्वेश्चन आज का अंतिम इसका टेस्ट सीरीज का, जनवरी 2023 में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये राउरकेला में किया गया। आप कमेंट करके बताइए 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था किसने जीता और रनर अप कौन रहा, ठीक, कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा आपको वीडियो ये जरूर बताइएगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ चीज़ें नई बतानी है या जो भी है, सब कुछ आपका वेलकम है, ठीक है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उनका भी जवाब दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।